Okay, dear students, welcome to today's evening class. आज की इवनिंग क्लास में आप सबका स्वागत और हमारा जो कमरा है क्लास का वो ओपन हो चुका है. Now, let us start. तो today's जो टॉपिक है, we'll be discussing the concept of abnormality, यानी कि असामान्यता की अवधारणा. Now, can you see my screen? अगर आप देख सकते हैं तो someone should unmute himself or herself and let me know. कोई एक आदमी अपने आप को अनम्यूट करे मुझे यस बताए. सर। ये जो आपके सामने आया हुआ है ये स्क्रीन आपको जो दिखाई दे रही है, मुझे आशा है कि आपको अब नॉर्मलिटी का अंदाजा इन दो पिक्चरों से लग गया होगा, असामान्यता का. क्योंकि जो द्रौपदी का चीरहरण था भरी सभा में, मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो चीरहरण करने का आदेश देने वाला और चीरहरण करने वाला दोनों ही असामान्य विचारों से ग्रसित थे. दोनों का जो उस समय का जो माहौल था, उस समय उन्होंने ऐसा काम किया था और उसको वहां देखने वाले सभी लोग किसी न किसी तरह से असामान्य की स्थिति में थे, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो. अब दूसरी पिक्चर देखें आप, ये असामान्य का मतलब क्या है, कि सारे लोग किस तरह खड़े और एक उन्हें बीच में किस तरह से शीर्षासन कर रहा है. सो ये क्या है, इन पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि असामान्य कि कमोबेश क्या होता है. जब हम असामान्य की बात करते हैं तो उससे पहले हम स्वास्थ्य, हेल्थ क्या होती है, क्योंकि जो असामान्य व्यवहार है वो असामान्य हेल्थ से रिलेटेड है. मीन्स योर abnormal behavior is positively related with your mental health. Okay, so let us define what is health. देखो WHO ने डेफिनेशन दी है, वो सभी जानते हैं, हम सब देखते हैं. लेकिन ये देखो, एक बहुत अच्छी मुझे एक रिसर्च पेपर मिला, कोई LP वर्मा ने लिखा था 1979 में. उसमें वो हेल्थ को कहां से लेकर आए, परिभाषा को उन्होंने चुना है पतंजलि. जो महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने हेल्थ के बारे में क्या कहा है. वो कहते थे, पर्यावरण के साथ पूर्व व्यस्तता के बिना आत्म से सामंजस्य बनाए रखने के लिए शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक संकायों के इष्टतम उपयोग को स्वास्थ्य कहा जाता है. Very complicated definition as well as technical words are used in this definition. Now let me define it in English. Health is the optimal utilization of one's physical, intellectual and emotional faculties to maintain harmony with self without undue preoccupation with the environment. So this is the English version of the definition given by the Patanjali, Maharshi Patanjali of health. चलिए मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ. पहली बात देखिए, एक शब्द लेते हैं पर्यावरण. आपको पता है आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है, योर फैमिली एनवायरनमेंट, योर नेचुरल एनवायरनमेंट, योर कॉलेज एनवायरनमेंट, योर सोशल एनवायरनमेंट, ये सारी बात हम करते हैं. कि इसके बाद प्री ऑक्यूपेशन, पूर्व व्यस्तता. पूर्व ऑक्यूपेशन का मतलब ये होता है कि आप पहले से उस एनवायरनमेंट के बारे में कोई अपनी विचारधारा तय नहीं किए हुए हो. उसके बिना मतलब आपका पहले से आसपास का जो एनवायरनमेंट, उसके बारे में आपने कोई मन में विचार नहीं बनाया है. फिर ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में जो आत्म है, जो सेल्फ है, उससे आपको अपने हार्मोनियस रिलेशंस बनाने, सामंजस्य बनाना है. और उसको बनाने के लिए आपको अपने जो शरीर की, बौद्धिक और संवेगात्मक जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके संसाधन हैं, उसका बेस्ट, ऑप्टिमल या इष्टतम उपयोग करना है. उसे स्वास्थ्य का. अब बात ये आती है, ये तो मैंने इसको डिफाइन किया, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं. अगर आपका पारिवारिक जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसमें अपना योगदान आप पूर्ण रूप से योगदान देते हैं, अपने शारीरिक, मानसिक स्थिति का और अपने संवेगात्मक जितनी कैपेसिटी है, उसके अनुसार जब अपना माहौल में, उसमें आप परिवार में अपना योगदान आप देते हैं, ताकि
वो योगदान आपका ऐसा हो, उस परिवार का जो स्वास्थ्य है वो भी बना रहे और आपका अपना स्वयं आत्म जो है, जो सेल्फ है, उसके साथ पूर्ण रूप से हार्मनी बनी रहे, एक सामंजस्य बना रहे, तो हम कह सकते हैं आप मानसिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो। अर्थात कोई ऐसा काम आप नहीं करते हैं जो आपके परिवार के साथ-साथ आपके स्वयं के लिए एक घातक साबित होता है। This is the gist of this definition. Objective of abnormal psychology. बात हम abnormality की कर रहे हैं। जब हम abnormality की बात कर रहे हैं, तो certainly हम abnormal मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जब abnormal मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? What is the objective या ultimate aim या उसका उद्देश्य क्या है? चलिए बताता हूँ। असामान्य मनोविज्ञान जीव के असामान्य एवं विचित्र व्यवहार और अनुभूतियों का नियंत्रित अवस्था में अध्ययन करता है। ये पांडे जी कहते हैं, जगन्नाथ पांडे जी की संदेश में लिया हुआ है। इसका एकमात्र लक्ष्य असामान्यता के कारणों को जानकर उनका निराकरण करना, उनका निदान करना और मनुष्य को अभियोजनशील बनाना होता है। बताऊं, abnormal psychology studies the abnormal and strange behavior and experiences of the organism in a controlled state. Its sole aim is to address the causes of the abnormalities and to solve them. For this, it studies various aspects of unconscious part of the brain or mind. Of course, there is no unconscious part of the brain, but there is an unconscious mind. Now, let me explain you in simple words. व्यक्ति के अंदर जो असामान्यता है या किसी जीव में, उसका अध्ययन करना और उसका निदान, उसका डायग्नोसिस करना, अध्ययन करना, डायग्नोसिस करना, फिर उसको सोल्व करना, उसका समाधान खोजना। ठीक है, ताकि व्यक्ति के अंदर जो समस्याएं हैं, मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं, उनको निराकरण उसका किया जा सके और व्यक्ति का बेटर एडजस्टमेंट हो सके। ये है इसका मुख्य लक्ष्य। और ये कहता है कि एक नियंत्रित अवस्था में, एक लेबोरेटरी में, एक लैब में या एक क्लिनिक में इसका अध्ययन किया जाता है, ताकि जो दूसरे पहलू होते हैं उन पर इसका ज्यादा प्रभाव ना पड़े। ठीक, इसीलिए अचेतन मन को भी इसमें समझा जाता है, जाना जाता है, ताकि जो सामान्यता है उसके कारणों को अच्छे से समझा जा सके, जाना जा सके। So unconscious mind plays an important role in abnormal behavior. अब बात करते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे शाखाएं हैं जो abnormality की स्टडी करते हैं। देखिए, सब अलग अलग हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई है, बहुत कम अंतर है। सबसे पहला है असामान्य मनोविज्ञान, abnormal psychology। दूसरा है साइकोपैथोलॉजी, मनोव्याधि मनोविज्ञान। तीसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान। और चौथा है सिकेट्री, मनोचिकित्सा। तो ये चार ऐसे फील्ड हैं, चार ऐसी शाखाएं हैं ये विज्ञान की, जो अबनॉर्मल बिहेवियर को या अबनॉर्मलिटी को पढ़ती है, स्टडी करती हैं, उसका अध्ययन करती हैं और उसके कारणों को जानकर उसको निदान की कोशिश की जाती है। ठीक है, आपको जानना होगा इनमें अंतर। असामान्य मनोविज्ञान एक जनरल सा विषय है, एक सब्जेक्ट है, जो कि मनुष्य के अंदर जो मानसिक रूप से जो असामान्यता होती है उनके बारे में जानना, फिर उनके निदान, उनका डायग्नोसिस करना और फिर उनका जो सॉल्यूशंस है, ट्रीटमेंट्स है, इंटरवेंशंस है, उनको विकसित करना और उनको, ये सब असामान्य मनोविज्ञान का फंक्शन है, कार्य है, स्कोप है। साइकोपैथोलॉजी क्या है? मनोव्याधि मनोविज्ञान। ये असामान्य मनोविज्ञान की एक शाखा है।
इसका पर्पस होता है मनोवैज्ञानिक जो परेशानियां होती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका डायग्नोसिस करना कि कौन व्यक्ति किस मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर से या परेशानी से गुजर रहा है। जैसे एक पैथोलॉजीज होती है, वो क्या करती है, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, समटाइम्स आपका टेम्परेचर लेते हैं, ब्लड टिश्यूज भी लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं। फिर आपको उनसे आपके अंदर जो बीमारी है उसका डायग्नोसिस करते हैं। लैब में जाते हैं ना, वो पैथोलॉजी है। इसी प्रकार से साइकोपैथोलॉजी, आपके अंदर कौन सी बीमारी है उसका डायग्नोसिस करना, क्लिनिकल साइकोलॉजी आता है। दिस इज वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ अबनॉर्मल साइकोलॉजी, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी भी अबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक शाखा है। इसमें निदान के साथ साथ उनके रोग जो होता है, मानसिक रोग होता है, उनके इलाज पर भी ध्यान दिया जाता है, उनका इलाज भी किया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। और याद रखें, जो पहले तीनों हैं, तीनों ऑल आर नोन एज टॉकेटिव क्योर, बातचीत के माध्यम से इलाज करना। कुछ इंटरवेंशन दी जाती है, वो भी सारी बातचीत के माध्यम से। कुछ कोई दवाई नहीं दी जाती इन अबनॉर्मल में, साइकोपैथोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में कोई भी साइकोलॉजिस्ट कोई भी दवाई नहीं देता है। आप देखिए, भारत का जो पारंपरिक इतिहास है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था वो 45 मिनट का था। तो 45 मिनट में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जो मानसिक स्थिति थी उसको बदल दिया था। जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो कोई इंजेक्शन नहीं लगाया भगवान कृष्ण ने, कोई दवाई नहीं दी, ठीक है, कोई ऑपरेशन नहीं किया उसका, लेकिन बातचीत के माध्यम से ही उन्होंने उन एटीट्यूड को उनको बदल दिया था, उनके पर्सपेक्टिव को बदल दिया। तो यही मनोवैज्ञानिक की एक खास बात होती है। अब मैं एक घटना बताता हूं आपको, ये तो मैं बता दूंगा कहां घटी, लेकिन ये किसकी है, कौन व्यक्ति है, हम नहीं बताते हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं बताते। ये आपके आदमपुर की घटना है। एक व्यक्ति को इंजेक्शन से नशा लेने की आदत हो गई थी। तो उसके पिता को किसी तरह पता चला कि कॉलेज में अपने एक मनोविज्ञान के टीचर हैं जो इस टाइप की चीजों को देखते हैं। मैं अपने कॉलेज के 2-3 बच्चों का भी इस तरह से ट्रीटमेंट कर चुका हूं, आपको नहीं पता हो। तो वो मेरे पास आए, जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा केस सीवियर है, इंजेक्शन लेना तो बड़ी बात है। मैंने उनसे कहा कि आप एक बार बच्चे से मुझे मिलाइए। पहले उन्होंने कहा कि सर मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले मैंने उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया बच्चे को, 25-26 साल का लड़का था, और फिर उसको मैंने अपने पास बुलाया। 2 बार उससे मैं मिला, और बड़ी खुशी की बात है कि आज उस बच्चे ने वो नशा छोड़ दिया है, बिना दवाई के, बिना इंटरवेंशन के। कुछ लोगों ने उनको कहा कि इसको फटाफट साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, नहीं तो ये लड़का आपका बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपको कहता हूं, अब मैंने ऐसा क्या किया, भगवान कृष्ण तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने उसको एक सेंटेंस कहा, उसके दिल में चुभ गया। मैंने कहा कि दोस्त, जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो जब आपका जो बेटा है जब बड़ा हो जाएगा, तो उसके दोस्त उसको क्या कहेंगे, नशेड़ी की औलाद। जैसे ये सेंटेंस मैंने कहा, वो कांप गया एकदम से, ये उसके अंदर तक चुभ गया। कह लो कि दिल में क्या, सारे पूरे शरीर में कांटों की तरह चुभा उसको, और एकदम से जाग गया, उसकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल सही कहते हो। और देखिए कमाल, उसने इंजेक्शन लेने छोड़ दिए नशे के। तो ये असंभव सी बात लगती है, बट दोस्तों ये पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप उस पेशेंट की, उस क्लाइंट की मानसिकता को आप समझें, और उसके अनुसार आप अगर आप ट्रीटमेंट देते हो तो इट इज पॉसिबल। ठीक है। अब चौथी बात है साइकियाट्री की। ठीक है, सभी बीमारियों का इलाज बातचीत से नहीं होता है, मैं मानता हूं। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज हमें दवाई की आवश्यकता पड़ती है।
तो तब क्या होता है, जब एडवांस स्टेज में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पहुंच जाता है, जो साइकोलॉजी से बाहर की बात होती है, तो फिर क्या होता है, जब वो वायलेंट हो जाता है कई बार, तो उसको दवाई की आवश्यकता पड़ती है। तब साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। साइकियाट्रिस्ट फिर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन, उसको डायग्नोसिस करके, और फिर उसको दवाइयां दी जाती। तो आज के इस युग में बहुत से लोग मनोवैज्ञानिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। आप लोग अगर इस मनोविज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप इस देश में रहने वाली जनता का को उसकी मानसिक हेल्थ को सुधारने में योगदान दे सकते। ठीक, तो ये 4 फील्ड है, डिसिप्लिन है। तो इन पहले वाले तीनों में और चौथे में यही अंतर है कि जो पहले 3 है ना, उनमें कोई दवाई नहीं दी जाती, और चौथे वाले में दवाई दी जाती है। आपको ये बात समझ नहीं होगी, because without you are getting the basic concepts of what is abnormal psychology, psychopathology, clinical psychology, psychiatry, you won't be able to understand the next thing. Okay, now अब हम जो abnormal साइकोलॉजी है या abnormality है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जानेंगे, अलग अलग दृष्टिकोणों से हम जानेंगे। वो क्या क्या दृष्टिकोण है? प्राचीन काल, एंशियंट टाइम में abnormality को, असामान्यता को कैसे देखा जाता है? ये सारे पॉइंट मैंने ना जगदानंद पांडे जी की किताब से लिए हैं। बहुत बड़ी किताब लगी मुझे वो। आप एक बार उसको पढ़ें। इस दृष्टिकोण के अनुसार, यानी प्राचीन काल में इसको, इस जो एक दृष्टिकोण था उसको बोलते थे सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण। आपको मैंने बताया था ना सब्जेक्टिव का अर्थ, फिर बता रहा हूं। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि एक घटना को, एक चीज को आप किस प्रकार से आप देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसका आपका जो अनुभव है वो आपका अपना है। उसी घटना को आप किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाएंगे तो वो उसको अपने तरीके से अनुभव करेगा। बारिश, बारिश के दिनों में कुछ लोग उसका आनंद लेते हैं, नहा धोकर बारिश में नहाते हैं। कुछ लोग केवल बैठकर उसको देखते हैं। कुछ लोग उसको कर्ज करते हैं कि बरसात आएगी, सारा माहौल खराब हो गया। देखिए, घटना है तो ये क्या है कि दिस इज सब्जेक्टिविटी, ये एक्सपीरियंस आपका है। इसको इसलिए बात, इन शब्दों को आप समझो, सब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये था एक सब्जेक्टिव दृष्टिकोण, आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण इसको बोलते हैं। मीन्स this perspective says that if the behavior of an individual is incongruent with the behavior or thought process or ideas of the decision maker, then only individual is normal, otherwise he or she will be designated as abnormal. What is the example of that? Let me explain this concept, this perspective with an example. Suppose I am a decision maker. No, let me take your own example. Suppose your father is a decision maker and your father says कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, 5 बजे 4 बजे आपको डेली उठना चाहिए, कहते हैं। ये तो रोज कहते हैं। लेकिन उस स्थिति में अगर पिताजी कहते हैं कि जो 4 बजे उठेगा वही ठीक है, नहीं तो सारे घर से बाहर निकलो। Means your father is designating the individual family member who is following his orders, यानी उसकी जो विचारधारा है उसके अनुसार काम करने वाले व्यक्ति सामान्य हैं, बाकी असामान्य हैं। ये था प्राचीन काल में दृष्टिकोण। क्योंकि वो राजे महाराजा हुआ करते थे, सामंत होते थे। जो मजबूत था कबीलों में, जो ताकतवर था, उसका सिक्का चलता। वो जो कहेगा वही बात जो व्यक्ति मानेंगे, उनको वो सामान्य समझते थे, और जो उनकी बात को नहीं मानता था कोई, उसको असामान्य समझ उसको दंड देते थे। ठीक है ना? इस पर एक गाना भी है, तुम दिन को दिन कहो, तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो तुम कहो हम वही कहेंगे। गूगल में डाल के देख लेना ये गाना, आगे मुझे नहीं आता है। ये था आपका एंशियंट टाइम्स में, प्राचीन काल में अबनॉर्मलिटी के प्रति दृष्टिकोण, एथिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि मोरल, नैतिक दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण ये कहता है
कि जो मनुष्य उचित अनुचित का ध्यान रखकर व्यवहार करता है वह तो सामान्य है, यानी कि राइट और रॉन्ग। लेकिन जिसे इसका कोई विचार नहीं है, कोई इसका ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से असामान्य है। मतलब अगर किसी ने अनैतिक व्यवहार कर दिया, immoral behavior, if somebody indulged in immoral behavior, in that case that individual is abnormal. अब एग्जांपल बताता हूं। सडनली मैं आपके साथ जितने भी कंसेप्ट अवधारणाएं शेयर करूंगा, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद एग्जांपल्स ऑफ योर डेली लाइफ। अब ये नैतिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो नैतिक रूप से सही है वो तो सामान्य है, लेकिन जो नैतिक रूप से सही नहीं वैसा व्यवहार करा तो असामान्य है। एग्जाम्पल, अब किसी जीव को मारना, उसकी हत्या करना नैतिक रूप से सही नहीं है, मान गया। लेकिन हमारे सिपाही जो दिन रात हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारे सैनिक, दे आर ट्रेन्ड टू फाइट द एनिमी। जो शत्रु है उससे लड़ने के लिए उनको तैयार किया जाता है। हालांकि उनको तैयार तो और कामों के लिए भी किया जाता है, लेकिन मुख्य लक्ष्य उनका ये होता है। अगर उनका कोई व्यक्ति उन पर हमला करता है, कोई शत्रु हमला करता है, तो क्या करेगा वो? दे आर लीगली बाउंड टू किल दैट इंडिविजुअल, यानी कि वहां पर व्यक्ति को मारना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन नैतिकता तो ये कहती है कि इंसान का मर्डर नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अरे शत्रु है तो क्या इंसान तो है, नैतिकता तो ये कहती है। बट क्या ये दृष्टिकोण के अनुसार वो सिपाही, वो देश की रक्षा करने वाला सैनिक अनैतिक है? नहीं। लेकिन अगर ये इस दृष्टिकोण से हम देखें तो वो जो सिपाही है वो तो असामान्य हो गया। क्लियर? सो दिस पर्सपेक्टिव सेज दैट अ पर्सन हु बिहेव्स considering right and wrong is normal, but he who does not is abnormal. I think यहां तक आप सबको अभी तक समझ में आया होगा। अगर अभी तक कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप मुझे अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज। सर, रेपिस्ट को फांसी देना नैतिक है या अनैतिक? आपका जो प्रश्न है काफी पेचीदा है। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने कहा था कि किसी के साथ रेप करना उसको मृत्यु देने से भी बड़ा है, क्योंकि रेप करने में उसकी आत्मा की हत्या होती है। ठीक, अब आप इस स्टेटमेंट के आधार पर आप अंदाजा लगाएं कि क्या वो नैतिक है या अनैतिक है। देखिए, जो उसने क्राइम किया है, रेप, कमिटिंग ए रेप इज अबनॉर्मल बिहेवियर, क्लियर कट है। वो आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है, आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी, किसी बदला लेने की भावना हो या कोई और भी भावना आपकी हो। आई डू नॉट गो ऑन दैट पॉइंट, लेकिन पॉइंट ये कि उसको फांसी देना। अब उस स्थिति में उस संस्कृति का, उस देश का जो संविधान है, वो कानून है, वो क्या कहता है? वो कानून यानी उस क्राइम की जो व्याख्या है, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, वो कानून की नजरों में रखकर उसकी व्याख्या की। क्योंकि हमारे देश में जो जिस प्रकार से रेप केसेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उससे हमारी आम जनता में एक रोष उत्पन्न हो रहा है, मानसिक रूप से हम विचलित हो जाते हैं। अब आप बताएं, तो उस स्थिति में जो रोष पब्लिक में जन्म ले रहा है, ये सरकार को, हमारे न्याय व्यवस्था को, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको इस चीज को समझना चाहिए, ध्यान में लेके आना चाहिए। ये हम सब टीचरों की, सामाजिक प्राणियों की, हम सब बेटों की, बेटियों की, जो आप मेरे सामने बैठे हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी समाज को इस क्राइम से मुक्ति दिलाई जाए। अनैतिक तो है, लेकिन उसको फांसी देना ना देना ये उस संविधान पर, उस कानून पर डिपेंड करता है। अब बात आती मेरी अपनी राय की।
अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरी राय ये है कि जितना जल्दी हो उस व्यक्ति को जैसा उसने क्राइम किया है उसी की रेशो में उसको पनिशमेंट दिया जाए, ताकि और जनता को ये बताया जाए कि देखिए इसने रेप किया था तो उसको इस प्रकार की कानून सजा उसको देता है। वो सजा जनता को, उन लोगों को, क्रिमिनल को दिखाया जाए ताकि आने वाले व्यक्ति उसको देखकर ये डर जाए कि ऐसा क्राइम करने से पहले आदमी 10 बार सोचे। मेरी एक व्यक्तिगत राय है ये, क्योंकि जब तक ऐसा ना होगा तो हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। तो जो मेरे इस क्लास में आज मेरे बेटे यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी खास गुजारिश है कि इस बात पर वो ध्यान दें और इस समाज में फैली इस बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक कलंक है, इसको हटाने में हमारा योगदान दें। तीसरा दृष्टिकोण है धार्म। अच्छा, कोई और प्रश्न भाई? एनी क्वेश्चन? नो, डोंट हैव एनी क्वेश्चन। ओके। धार्मिक दृष्टिकोण, रिलीजियस पर्सपेक्टिव। धार्मिक दृष्टिकोण में अबनॉर्मलिटी क्या है? वही बात है भाई, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो ये मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म का जो सिस्टम है, धर्म के जो शास्त्र हैं जिनमें धर्म के बारे में लिखा गया है, उनका या कुछ जो प्रथाएं, जो ट्रेडिशन जो चली आ रही है धर्म की, उनके अनुकूल अगर व्यवहार तो करता है तो वो सामान्य है, नहीं तो असामान्य है। नाउ दिस पर्सपेक्टिव सेज दैट इफ इंडिविजुअल बिहेव्स अकॉर्डिंग टू सम religious scriptures is considered as a normal, otherwise he or she is a abnormal, sorry. Now there is a big lacuna in this. Why religion, we are forced to follow the certain components of religion which are not scientific, जो वैज्ञानिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धर्म के जो अपने आप को ज्ञाता बोलते हैं, जो वो कहेंगे स्क्रिप्चर को, जैसा वो पढ़ेंगे, जैसा उसको इंटरप्ट करेंगे, अगर व्यक्ति वैसा तो व्यवहार करे तो सामान्य, नहीं तो असामान्य है। हम चौथा दृष्टिकोण पढ़ेंगे। ये है आपका सामाजिक दृष्टिकोण, जिसकी मैंने काफी वृहद रूप से आपके सामने चर्चा की है। आई हैव डिस्क्राइब्ड इट comprehensively in the last 2 lectures when we were discussing the concept of normality. ओके, स्टिल अगर ये हमारे पास आया है तो इसमें भी मैं आपके साथ एक बार फिर शेयर करूं। व्हाट इज सोशल पर्सपेक्टिव? अकॉर्डिंग टू दिस viewpoint, this perspective, if a man's behavior is in conformity with the culture and social norms, then she or he is a normal person, and behavior contrary to the culture and society, that indicates the abnormality. अर्थात जो व्यक्ति समाज के प्रतिमान, समाज के कायदे कानून के अनुसार व्यवहार करता है उसे सामान्य समझा जाता है, और जो व्यवहार नहीं करता उसे असामान्य माना जाता है। इसमें भी कमी है इस दृष्टिकोण में। एक समाज में, एक सोसाइटी में, एक संस्कृति में कोई काम करना तो प्रचलित है, सामान्य है, और वही दूसरे समाज में वही काम गलत माना जाता है। कुछ लोग चांद को देखकर अपना व्रत खोलते हैं, और कुछ लोग चांद को देखकर किसी जीव की हत्या करते हैं। कुछ लोग, कुछ संस्कृतियां अपने त्योहार पर मिठाइयां बांटते हैं, घरों को सजाते हैं, और वहीं पर कुछ संस्कृतियां त्योहार पर पक्षियों को, जानवरों को काटते हैं। तो क्या हुआ? किसको हम सामान्य कहें, किसको असामान्य कहें? लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण, हमारा सामाजिक दृष्टिकोण, जो समाज चांद का दीदार करके व्रत खोलता है, वो समाज उस दूसरे समाज को असामान्य मानेगा, और वो समाज दूसरा वाला उसको असामान्य। तो ये कहां तक सही है? तो ये दृष्टिकोण भी असामान्यता का पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है।
कुछ अंश है इसमें समानता को मानने के, वो तो सभी में है, लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी ऐसा दृष्टिकोण अभी तक नहीं आया है जिसको हम कह सकते हैं कि ये असमानता को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर स्थिति के लिए एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करता है। जब आपको ये चीजें समझ में आ जाती है तो आगे पढ़ाना आपके लिए बहुत आसान होता है। इसलिए चलो, ज्यादा मुझसे कह रहे हैं तो मैं आपको आज का हम यहीं पर इसको विराम देते हैं और इससे संबंधित हम आगे आगे को थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब मुझे बताइए कि आपका कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो बताइए। अभी तक जो मैंने आपका डिस्कस किया, अबनॉर्मलिटी क्या है, अबनॉर्मल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, अबनॉर्मल या हेल्थ की परिभाषा पतंजलि के अनुसार क्या है, और कुछ हमने दृष्टिकोण डिस्कस किए। एंशिएंट टाइम्स का दृष्टिकोण क्या था, उसके बाद हमने नैतिकता का दृष्टिकोण क्या, असमानता को क्या कहता है, उसके बाद हमने आपका सामाजिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, तो इस प्रकार से हमने कुछ दृष्टिकोण आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अब इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर हो तो मुझे बताएं, और प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज के लिए अलविदा कहते हैं और मिलेंगे कल ठीक 8 बजे।